बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 का हमने पार्ट 2 करना है आज। और पार्ट 1 हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें निपटा दी थी और पार्ट 2 के अंदर अच्छा अब एक बात और की जहन में रखना, मैं जो हूँ ना मैं वो रिड्यूस सिलेबस से काम कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास सिलेबस अब रिड्यूस आ गया ना, हमने उसके हिसाब से काम करना है। हाँ, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं ऐड करवा दूंगा, जैसे आज का ये टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, इस टॉपिक को अगर हमने नहीं समझा ना तो हमारे लिए अगला टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये अभी के सिलेबस में नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम इसको नहीं समझते तो हमारे लिए अगला टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को समझें। ठीक हो गया, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा और अब जो है वो हमने करना है चैप्टर नंबर 11 इसके बाद। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैंने अपना पूरा एक इरादा बना लिया, जहन बना लिया कि अब मैंने मैथ शुरू करनी है। अच्छा, मैथ जो मैं शुरू करवाऊंगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता दूं कि मैथ्स में मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम जस्ट डिमॉर्गन्स लॉ और थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम सिर्फ 2.7 2.8 करेंगे। 3 में बहुत मतलब सेलेक्टिव चीज़ें करवाऊंगा, ये समझ लो। लेकिन इंशाल्लाह उसको अब मैंने साथ लेके चलना है मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स की काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और उसको साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह बस आप लोग की दुआएं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है यार। मतलब कोई ऐसी मैंने कोई एफर्ट नहीं दिखाई है अपनी, बस एक छोटी सी मेहनत कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी दे और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ चाहिए, हमेशा याद रखो बस। और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस पे आ जाओ। यार जो स्ट्रेस है ना, इसकी कहानी ये है कि हमने करना क्या है इसमें कि व्हेन अ बॉडी इज मेड टू चेंज द लेंथ। कहानी क्या हो रही है? कहानी ये हो रही है कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के लगाने की वजह से, अच्छा स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बात को समझना। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो उस चीज की फोर्स का लगना उस बॉडी के ऊपर ये कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से जो भी उसके अंदर चेंजिंग आ रही है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये और ये एक दूसरे के आपस में इनका मतलब कोलिजन है। ठीक है, यानी कि ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको मेल्ट करूं, मैं इसको कुछ भी करूं, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना, तो इस फोर्स का अप्लाई करने का मतलब ये कि ये मैं कर रहा हूं स्ट्रेस। और इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या जो भी हो रहा है एक्स वाई जेड, इसके अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग कहलाएगी मेरे पास स्ट्रेन। ठीक है, फिलहाल हमने स्ट्रेस पढ़ा। ठीक है, इसकी इंग्लिश को तुम खुद से देखो और इसको तुम मतलब सिर्फ छापने के लिए, बाकी मैंने तुम्हें उर्दू में बता दी है कि किसी भी चीज के ऊपर फोर्स का लगना, और वो फोर्स इसलिए लग रही है क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग आए, तो इस फोर्स का लगना मेरे पास कहलाएगा स्ट्रेस, और उसकी वजह से जो भी चेंजिंग आएगी वो मेरे पास कहलाएगा स्ट्रेन। ठीक हो गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मतलब ये एरिया है, इतना एरिया, अब मैंने इस पे कितनी फोर्स लगानी है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैं इस पे कितनी फोर्स लगाऊं कि इसके अंदर एक अपरेंटली चेंज आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बड़ा कैलकुलेटेड मामला होगा। ठीक, अच्छा स्ट्रेस का जो साइन होता है ना, ये कहलाता है, और इसको अगर मैं तुम्हें बता दूं तो इसको हम अगर इंग्लिश में बोलोगे तो हम इसको कहते हैं सिग्मा, SIGMA। ठीक हो गया, ये कह रहा था हमारे पास सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन ए, और जो इसकी सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होती है वो होती है NM-2 या N अपॉन M का स्क्वायर। जाहिर है ये जब M2 नीचे ऊपर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। ठीक हो गया। व्हाट इज स्ट्रेन? A stress can produce a change in a shape। जैसे ही उस चीज के अंदर, उस शेप के अंदर चेंजिंग आ गई, उसके वॉल्यूम में, उसके साइज में, उसके लेंथ में, तो ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रेन। ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद स्ट्रेन का एक छोटा सा पॉइंट करना है, यूनिट वाला। ठीक है, इसकी वैसे कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमने हुक्स लॉ करना है, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने बियोंसी वाला काम करना है, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन करना है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा देखो भाई, छोटा सा टॉपिक है हुक्स लॉ। अच्छा स्ट्रेन का जो है ना वो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसलिए उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, वहीं पे खत्म कर दिया। हुक्स लॉ क्या है? छोटी सी स्टेटमेंट है, बहुत छोटी सी, लेकिन अक्सर विस्तार आ जाती है। अच्छा एक और बात मैं थोड़ी सी तुम्हें ये बता दूं कि इसकी बड़ी बड़ी डेरिवेशन भी है। ठीक है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में मुझे नहीं लग रहा कि वो इंक्लूड करेंगे। अच्छा, मैं जितना भी काम करा रहा हूँ उसमें कोई भी टॉपिक अगर मिस हो जाता है, यार मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक मिस मतलब ना मिस हो जाता है,
तो अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा है ना तो उसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अब तुम देखोगे इंशाल्लाह वीडियोस जल्दी जाएंगी। पहले पहले वीडियोस में ये भी होता था कि 10-10 दिन का भी गैप आया, अभी ये तीसरे चौथे दिन आ रही है शायद। जैसे ही चैप्टर सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 9 क्लास का सिलेबस चैप्टर नंबर 11 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर हम सिर्फ मैट्रिक को लेकर चलेंगे। जैसे ही सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, हमने फिर करना ही है कि जो टॉपिक हमसे मिस हो गए हमने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमने उसके लिए वो टाइम रखा हुआ। उसके लिए परेशान नहीं हुआ करो यार कि सर ये टॉपिक नहीं करवा, ये नहीं करवा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सबका जवाब तो नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो मैं वो चीज़ें देख रहा था मैं खुद भी नोट कर रहा था, हाँ यार 11 टॉपिक मुझसे मिस हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको अगले चैप्टर में जा चुका हूँ तो अब मेरे लिए प्रीवियस उधर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो कोशिश ये करो कि अपने इन चीज़ों को संभाल के रखो। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ऊपर हमला कर दो, सर ये मिस हो गया था, ये करवाएं, ये मिस हो गया था, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हारी एक एक चीज़ करवाऊंगा, मुझे कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं अपना जब इतना टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा और दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। व्हाट इज हुक्स लॉ? छोटी सी स्टेटमेंट है लेकिन एक गलती हो जाती है। वो क्या होती है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम पूरी बात कर चुके हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली, अभी पीछे कर चुके हैं भाई। जितना स्ट्रेस होगा उतनी स्ट्रेन, ठीक है, हम पूरी बात पीछे कर चुके हैं। स्टेटमेंट यहां तक लिखते हैं बहुत सारे नोट्स वाले, स्ट्रेन तक, ठीक। विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं लिखते बहुत सारे लोग, ये जरूरी है। हर चीज एक हद में अच्छी लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड है, मैंने उसको खींचना शुरू किया, फोर्स लगाई, उसको खींचना शुरू किया, यार एक हद तक तो मैं खींचूंगा, एक हद के बाद जाके वो टूट जाएगी बीच से। क्या हुआ? विद इन इलास्टिक लिमिट हर चीज अच्छी लगती है, किसी भी लिमिट के अंदर। हम वो बोलते हैं ना कि लोग यार गेम खेलो एक लिमिट के अंदर, बाहर घूमो एक लिमिट के अंदर, इतना खाओ एक लिमिट के अंदर। विद इन इलास्टिक लिमिट की कहानी भी ऐसी है कि अगर मैं रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, एक हद तक लगाऊंगा ना अच्छी रहेगी, एक हद से ज्यादा लगाऊंगा ना रबर बैंड बीच से टूट जाएगा। पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर यही वाली है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक की स्टेटमेंट बहुत सारे नोट्स में, कोशिश तुम करना कि तुम पूरी लिखो। पहली बात हो गई। व्हाट इज का मैथमेटिकल क्या है? एफ यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक हो गया। अब यहां पर कहानी क्या आ गई कि माइनस, जैसी प्रोपोर्शनल का साइन हटा हमने लगा दिया माइनस के। क्यों लगा दिया हमने माइनस के? ठीक है, हमने माइनस के इसलिए लगाया कि इन दिस इक्वेशन नेगेटिव साइन शोज दैट टेंशन एंड एक्सटेंशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैं टेंशन फॉर एग्जांपल इधर लगा रहा हूं तो एक्सटेंशन उसके अपोजिट हो रही है, खिंचाई जो हो रही है ना बेसिकली। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग जो लगा हुआ है, ठीक है, वो स्प्रिंग एक दीवार के साथ अटैच हुआ है, मैंने उसको पकड़ के खींचा अपनी तरफ। मैं जब अपनी तरफ खींच रहा हूं तो यार उसके असल जो उसके अंदर दरार आ रही है ना, जो उसके अंदर उसके चेंजिंग आ रही है, वो उसके अपोजिट आ रही है। मैं इधर खींच रहा हूं, वो उसको उधर खींचने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड माइनस के। दैट्स व्हाई मैंने इसको लगाया है, इसके साइन के साथ माइनस के लगाया है, ठीक हो गया। ये इसकी डायग्राम है, इसको बना लेना। ये दिस इज कॉल्ड, मैंने जो थोड़ा सा कर्व को टेढ़ा किया है, इसको मैंने बेसिकली इलास्टिक लिमिट बताया। इतनी सी इसकी काम है, और कुछ नहीं करना। बस इसको छापो, इसको रिवाइज करो, और कोई भी टेस्ट आ जाए ना उसमें आंख बंद करके करो। इंशाल्लाह काम सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी टेस्ट में तुमने मेरा काम किया और वो तुम्हारे पास गलत हुआ तो मुझे दिखाना ज़रूर। मैं नहीं मानता कि ये जो काम मैं करवा रहा हूँ वो गलत होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये काम इंशाल्लाह सही होगा। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यार ये टॉपिक जो है ना, ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं भाई, ये वाली कहानी। ये मैंने टेस्ट दिए आर्मी के, नेवी के, हर जगह ये कहीं ना कहीं पंगा आ जाता है घूम घुमा के किसी इंटरव्यू में, भाई ये वाली कहानी ऐसे क्यों होती है। उसका जवाब अगले पार्ट में, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, वो ज़रा गौर से देख लेना, बिल्कुल सारी चीज़ों को छोड़ के बाद में छाप लेना। वो चीज़ सिर्फ सुन लो, भले बाकी चीज़ें ना सुनो। वो चीज़ इतनी, वो जो पर्टिकुलर एरिया है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, वो समझ लेना। वो अक्सर घर के बड़े बूढ़े सवाल कर लेते हैं, उसका जवाब अभी आपको मैं देता हूँ। अच्छा भाई, अब जो टॉपिक है ना यार, ये टॉपिक बड़ा पंगे वाला है। ये टॉपिक कैसे पंगे वाला है? ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। खुद तो भाई साहब चले गए, हमें फंसवा दिया। कैसे फंसवा दिया? एक तरीके से थोड़ा सोल्यूशन भी दे दिया हमें, लेकिन कहा क्या है इन्होंने? बेसिकली मुझसे जो सवाल हुआ था ना, मेरे वाले साहब ने जो मुझसे एक बार सवाल किया था, आज से कोई 5-6 साल पहले, उन्होंने मुझसे बोला कि यार एक बात बताओ। वो बात ये है कि अगर मैं 5 किलो का कोई भी चीज़, 5 किलो का पत्थर हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको पानी में फेंका। चलो 5 किलो तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी बात करते हैं। एक सिक्का लिया छोटा वाला, 1 रुपए का, मैंने उसको पानी में फेंका, मेरे वाले साहब ने बोला, और वो डूब गया।
मैंने बोला हाँ भाई जाहिर है बिल्कुल डूब जाएगा। उन्होंने बोला एक बात बताओ, 1 रुपए का सिक्का डूब गया लेकिन इतना बड़ा पानी का जहाज वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। अच्छा पहले पहले तो मैंने बोला यार बात तो ही सही बोल रहे हैं, अब जाहिर लेकिन घबराना तो है ही नहीं ना, हम तो घबराने की कौम नहीं है। मैंने सोचा यार बात तो सही बोल रहे हैं, होगा क्या। मैं काफ़ी चीज़ों को देखा लेकिन मेरे ये बात पल्ले पड़ती नहीं थी। मैंने इनका प्रिंसिपल पढ़ा भी, ठीक है, और फिर भी मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता था। मैं बोलता था यार मैं सिक्का फेंक रहा हूँ वो डूब रहा है, पानी का जहाज नहीं डूब रहा, ये क्या चक्कर है। अच्छा उसके बाद मैंने एक हमारे बड़े सीनियर हमारे सर हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बड़ा तफसील से बताया। वो जो उन्होंने बताया ना, अब वो सुनो वो उन्होंने क्या बताया और बिल्कुल फैक्ट बताया। उन्होंने बोला कि सर बात सिंपल सी ये है कि अगर आपने सिक्का फेंका वो डूबेगा, पानी का जहाज नहीं डूबेगा। इसकी एक सिंपल सी वजह, बिल्कुल सिंपल। भाई साहब ने बड़ा मुश्किल कर दिया, ये तुम इंग्लिश छाप लो, समझने के लिए मेरी बातों को समझ लो, छापने के लिए इनको देख लो। वो जो सिक्का पानी के अंदर गया ना, असल कहानी हो रही है पानी को डिस्प्लेस करने की, यानी कि पानी को फैलाने की, ठीक है। सिक्का जब पानी के अंदर गया, समुंदर के अंदर गया, वो कितनी जगह को घेरेगा, बहुत ज्यादा, इतनी जगह को घेर लेगा। जब तुम सिक्का फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा, अपना वजन सिक्के का कितना होगा, बहुत तीर मार के यार 0.5 किलोग्राम, मतलब बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, चलो 1 किलो का लगा लो। वो कितनी जगह, वो एक को फेंका तुमने, थोड़ा सा लहरें इधर उधर हुई, वापस आके सिमट गई अपने वजन के हिसाब से, कुछ भी उसने कुछ नहीं किया, उसने पानी को डिस्प्लेस नहीं किया, बहुत कम डिस्प्लेस किया। अब कहानी आ जाएगी पानी के जहाज पे। पानी के जहाज की मिसाल कैसी है कि पानी का जहाज गया पानी में, जब, अच्छा तुम लोग अगर वीडियो जाके देखो ना यूट्यूब पे कि जब पानी का जहाज बनता है ना, तो पहली बारी जब वो जाता है ना पानी के अंदर, तो तुम देखना वो पानी को डिस्प्लेस कितना करता है। उसने जितना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस किया, बेसिकली पानी के जहाज का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसने अपने वजन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर दिया। और जब उसने कोई चीज अपने वजन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रही है, फैला रही है, तो कुदरत का असूल है कि पानी के अंदर से एक अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि जितना उसने पानी को फैलाया उतनी पानी से एक फोर्स निकली और उसने उस चीज को अपनी जगह पे मेंटेन करके रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक हो गया, ये पहली बारी में शायद बात समझ में ना आए, यूट्यूब पे जाके मजीद वीडियोस देखोगे ना समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रात के टाइम सुकून से जब बैठो ना, अपना दिमाग लगाना, मैंने भी लगाया तब ये बात समझ में आई, वरना 1-2 साल तक तो पल्ले नहीं पाती थी मेरी, यार ये है कौन सा मंजन, समझ में नहीं आ रहा। सिक्का गया पानी के अंदर, वो पानी को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा ना यार, बेसिकली गया, और मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 किलो की भी चीज तुमने इतनी मोटी ईंट बना ली लोहे की, 100 किलो की, उसको फेंका, उसने क्या डिस्प्लेस किया पानी में, कुछ भी नहीं किया। उसके बनिस्बत जब जहाज गया पानी के अंदर, पानी का जहाज, उसने पानी को ठीक ठाक डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वो इतना डिस्प्लेस कर दिया कि अपने वजन से ज्यादा डिस्प्लेस किया, फौरन नीचे से फोर्स उठी, एक अपथ्रस्ट फोर्स, यहाँ पे वर्डिंग यूज हुई क्योंकि अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कहते हैं अपवर्ड फोर्स को, अपवर्ड फोर्स उठी और उसने उसको अपनी जगह पे मेंटेन करके रखा है। अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओ तो केस नंबर 2 में हमने बात की थी नॉर्मल रिएक्शन की, कह सकते हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, वो खुश्की में हो रहा है, ये पानी में हो रहा है, बस कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो। लेकिन बेसिकली असल मकसद का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, नाम इसका ये है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरा अपना नजरिया बिल्कुल गलत हो, मैं कोई बहुत चैंपियन बंदा नहीं हूँ, छोटा सा बड़ा टीचर सा हूँ यार, सिंपल सा, तो मे बी पॉसिबल कि मेरी बात बिल्कुल गलत हो। मुझे इसमें थोड़ा बहुत अमल दखल नॉर्मल रिएक्शन का नजर आता है, ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि इसके अंदर भी वही वाला काम हो रहा है, ठीक है। हम बेसिकली, अच्छा चलो एक और वादा करते हैं आपसे, इस टॉपिक को फर्दर काम करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह, जब थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे ना कामों से, तो एक दिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे मैं पूरी चीजें लेकर आऊंगा, और उसके बाद कोई 20-25 मिनट की सिर्फ इसी के ऊपर वीडियो बना के मैं उसको डालूंगा, मैं जरूर डालूंगा, ये मेरा वादा है, ताकि मेरे साथ साथ जो मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे तुम्हारे भी हों। फिलहाल इस स्टेटमेंट को छाप लो, ठीक है। एग्जाम्पल तुम कोई भी टाप दो, बुक की कोई भी डालो, कुछ भी डालो, एग्जाम्पल की खैर होती है, चीज समझ में आ जाए ना, बंदा एग्जाम्पल खुद ब खुद बना लेता है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल टाप दो, ठीक है, मामला खत्म हो जाएगा। और अच्छा एक और बात, इसकी थोड़ी सी एक लिमिटिंग वाली लिमिटेशन वाली एक 3-4 पॉइंट की डेरिवेशन है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड है लेकिन वो मैं नहीं करा रहा हूँ फिलहाल, मैं करवा दूंगा, चलो वो भी इंशाल्लाह करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यार, ये भी बेसिकली इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इस चैप्टर में जो असल चीज है ना, वो चलो अभी तक जो थी रिड्यूस लेवल पहले, वो थी स्ट्रेस और स्ट्रेन,
लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो टॉपिक भी मैं मिस करूँगा मैं उसको करवाऊँगा ज़रूर। ये नहीं हो सकता कि वो टॉपिक करवाए बगैर तुम अपना पेपर देने जाओगे, नहीं, तुम पेपर देने जब जाओगे ना तुम पूरे के पूरे 19 चैप्टर करके जाओगे। ठीक है, ये हो गया मामला कंप्लीट। अब आते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट है। चलो भाई, अपना आखिरी सवाल करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है वीडियो में, शायद बाहर जो है ना वो रैकेट का मैच शुरू हो गया बच्चों का, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि बेसिकली व्हाट इज बोयंसी एंड व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा, ये इसको बहुत सारे लोग बियॉन्सी और ये और वो फलाना, बेसिकली इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है बोयंसी, ठीक है। चाहो तो गूगल पे जाके देख सकते हो, सही। अच्छा यार, खैर है, कुछ भी बोलो, बात समझ में आनी चाहिए। It is a property of fluid, liquid or gas through which it exists an upward force or upthrust force on a body which is partially immersed in the liquid। सब बातों का मिलाप बता रहे हैं कि कोई बॉडी पानी के अंदर आई, उसने पानी को डिस्प्लेस किया अपने वजन से ज्यादा, और नीचे से जो फोर्स अपथ्रस्ट निकली है ना, वो फोर्स का निकलना और उसको उस पानी के ऊपर तैरने के लिए उस फोर्स की मदद, वो सब का सब कहलाती है बोयंसी। ठीक हो गया, क्लियर है बात, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है जो पानी के अंदर से आ रही है, वो बेसिकली बोयंसी का काम है। व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। 3 पॉइंट है, बस इसको ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द अपथ्रस्ट, अगर बॉडी का वजन अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल बॉडी है 1 किलो की, और जो इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स, बॉडी है 1 किलो की और अपथ्रस्ट फोर्स आ रही है 0.5 किलो की, या बॉडी है 2 किलो की और जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उससे कम है, वो 1 किलो की है, बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। अगर तो बॉडी का वेट है 5 किलो और नीचे से जो अपथ्रस्ट फोर्स आ रही है वो 8 किलो की आ रही है फॉर एग्जांपल, यानी कि उससे ज्यादा है, तो बॉडी फ्लोट करेगी, यानी कि तैरेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर तो बॉडी का वजन और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल हो गया, तो ना तो बॉडी डूबेगी ना तैरेगी, बस बॉडी पानी के अंदर ही रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब वो जस्ट पानी के ऊपर ही मतलब रहेगी, मौजूद रहेगी, रिमेन्स इन लिक्विड, बस सिंपल सी बात ये। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। 1-2 टॉपिक जो भी मिस होंगे यार भाई, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा, पहला काम करना ही यही है कि जो टॉपिक बचे सब पे एक बार हाँ साफ करेंगे सही से, और उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, आते नहीं है, करेंगे भी नहीं हम, ठीक है, नहीं करेंगे। किसी भी नोट्स में कहीं भी एक्सपायर्ड मट्टी डालो, कुछ नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, 1 या 2 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। मे भी पॉसिबल कि कल मैं फ्री हूँ, मैं कल ही चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करवा दूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें कौन कौन से वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 11 9 क्लास का आखिरी चैप्टर होगा। 9 क्लास को उसके बाद काम नहीं करना, मैं वैसे भी टाइटल हटा दूंगा 9, अभी मैं करता हूँ क्लास 9 एंड 10, ठीक है। 11 तक क्लास 9 एंड 10 करूंगा, 11 के बाद जस्ट क्लास 10 कर दूंगा, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह 11 चैप्टर करने के बाद हमने मैथ शुरू कर देनी है इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करूंगा मैं, लेकिन सेलेक्टिव चीजें कराऊंगा, जैसे कि डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में 2.7 2.8, 3 में 3.6, 4 में आखिरी की कुछ एक्सरसाइज जिसमें हमने स्क्वायर को फर्दर स्क्वायर करवाना है, 5 में 5.14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.6 इंपॉर्टेंट है, 5.7 इंपॉर्टेंट है, 6 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इंपॉर्टेंट है, 6.34 इंपॉर्टेंट है, 7 में जस्ट मैट्रिक्स का ग्रामर्स और मैट्रिक्स मतलब रूल करवाऊंगा, अदरवाइज चीज़ें नहीं करवा सकता यार, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। आखिर में फिर बहुत सारी और चीज़ें भी हमने लेके चलनी है सब्जेक्ट्स को। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 की स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद तुम लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, ठीक है। मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हुई थी यार, मैं बस मैंने कहा था यार इंशाल्लाह जो भी होगा किसी की मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, तुम लोग की बड़ी सपोर्ट है मेरे साथ, और बस जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए कमेंट्स में कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन जवाब दूंगा, और कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैंने टॉपिक छुड़वा दिया, टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अब चैप्टर नंबर 11 की स्टार्ट करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखो और इसको अच्छे से समझो, छापो, जो करना है करो, ठीक है।